देख रहे हैं नेशन व्यू बीना त्यागी के साथ। रात 8 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं देश और दुनिया की हर उस खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार नेशन व्यू में। आज आम बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकला, उसका पूरा विश्लेषण होगा। आज आम बजट और रेल बजट साथ साथ पेश हुआ। पहली बार ऐसा हुआ था कि रेल बजट भी आम बजट के साथ वित्त मंत्री ने ही पेश किया। जेटली के पिटारे से कुछ सौगात निकली और कुछ सख्ती भी, लेकिन ऐसा पहली बार था कि जब 6 मिनट में पूरा का पूरा रेल बजट पढ़ लिया गया हो। और ऐसा पहली बार हुआ जब बजट को सरकार ने 10 हिस्से में बांटा हो। लेकिन इस बार का बजट सिर्फ इसलिए खास नहीं है, इस बार के बजट में और भी बहुत कुछ नया है जो अब से पहले कभी नहीं हुआ था। आइए सबसे पहले दिखाते हैं इस बजट की बड़ी नई खास बातें। ना खर्च का लेखा जोखा मिला, ना प्रभु की रेल चली। मोदी सरकार का साल 2017 का बजट कई मायनों में खास रहा। वित्त मंत्री के बैग से क्या निकला ये भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस बार के बजट में पहली बार क्या हुआ। आजादी के बाद पहली बार आम बजट 1 फरवरी को पेश हुआ। पिछले 93 साल में रेल बजट पहली बार अलग से पेश नहीं हुआ। वित्त मंत्री के पूरे भाषण में रेलवे के लिए महज 6 मिनट का वक्त दिया गया। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। वाह वाह, बहुत अच्छा। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। कुछ थे पहले के तरीके तो कुछ हैं आज के रंग ढंग। वित्त मंत्री ने ना कोई नई ट्रेन चलाई और ना ही किराया बढ़ाया, तो वहीं दूसरी ओर IRCTC को शेयर मार्केट में लिस्टेड करने का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद अब IRCTC से टिकट बुक कराने पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। रेल सेफ्टी फंड के तहत 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। 2017-18 में 3500 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाए जाने का भरोसा दिलाया गया। कोच मित्र सुविधा लॉन्च की गई। 7000 रेलवे स्टेशन को सोलर पावर्ड करने का फैसला हुआ, तो वहीं 2020 तक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने की बात कही गई। Steps will be taken to launch dedicated trains of tourism and pilgrimage. Railways have put up joint ventures with 9 state governments. 70 projects have been identified for construction and development. A beginning has been made with regard to the station redevelopment. At least 25 stations are expected to be awarded during 17-18 for station redevelopment. इस बार के बजट में राजनीतिक पार्टियों के चंदे पर भी नकेल कसी गई। अब 20,000 की जगह सिर्फ 2,000 के चंदे को हिसाब के दायरे से बाहर रखा गया है। तो वहीं इस बार के बजट में पहली बार प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर को खत्म कर दिया गया। इसकी जगह सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मॉडल अपना सकती है। पहली बार बजट को 10 हिस्सों में बांटा गया। साल 2017 का आम बजट पहले पेश किए गए बजट से कई मायनों में अलग रहा। बजट में लेखा जोखा नजर नहीं आया और इसे मोदी सरकार का विजन डॉक्यूमेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से। टीम न्यूज़ नेशन। हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। चलिए आगे आगे वित्त मंत्री चलने की बात कर रहे हैं, नए कदम उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी भी इस बजट पर तलवार लेकर चढ़ने में जरा भी देरी करते हुए नजर नहीं आए हैं। बजट के पिटारे से नौकरी पेशा लोगों को राहत मिली। 5 लाख रुपए सालाना से कम इनकम वाले लोगों को इनकम टैक्स स्लैब में छूट दी गई। तो कितनी जेब पर आप मुनाफा होगा, कितना फायदा होगा, टैक्स की मार कितनी कम पड़ेगी, देखिए इस रिपोर्ट में। नोटबंदी से सरकार का खजाना भरा और इसका असर वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट में भी दिख रहा है। कम आय वाले टैक्स पेयर के लिए अरुण जेटली ने छूट का पिटारा खोल दिया है। इस बार के बजट में अरुण जेटली ने कई छूट का ऐलान किया। अब 3 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले टैक्स देने वालों की श्रेणी में नहीं आएंगे। पहले ये सीमा 2.5 लाख रुपए तक थी। पहले 2.5 से 3 लाख सालाना कमाई वालों को 10% का टैक्स लगता था। अब 3 लाख से 5 लाख सालाना कमाई वालों को 10% के बजाय 5% टैक्स देना होगा। इस नए फैसले की वजह से 5 लाख या उससे ज्यादा कमाने वालों को टैक्स में अधिकतम 12,500 रुपए के आसपास की छूट मिलेगी, लेकिन ज्यादा कमाई वालों को इस बजट में कोई राहत नहीं मिली है। The combined effect of both these measures will mean that there would be a zero tax liability for a person getting income up to 3 lakh rupees and a tax liability of only 2,500 for people with an income of 3 to 3.5 lakhs. If limit
of rupees 1.5 lakhs under section 80C investment is used fully, tax would be zero for people with an income up to rupees 4.5 lakhs. While taxation liability of people with income up to 5 lakhs is being reduced to half, all other categories of taxpayers in the subsequent brackets will also get a uniform benefit of 12,500 per person. सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वालों के 30% टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। सालाना 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कमाने वालों को 30% टैक्स के अलावा 10% सरचार्ज भी देना होगा, जबकि 1 करोड़ से ऊपर कमाई वालों के टैक्स और सरचार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे सरकार को 2,700 करोड़ रुपए हासिल होंगे। अब देखिए सेटिस्फैक्ट्री कितने हद तक जनता को है वो बताएंगे, लेकिन गवर्नमेंट का भी एक फिस्कल कॉन्स्ट्रेंट्स है। उसके तहत जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया है कंसेशन, उसका जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी काफ़ी है। अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कम आमदनी वालों को खुश करने की भले ही कोशिश की हो, लेकिन ज्यादा आमदनी वालों के लिए जेटली के पिटारे से ज्यादा कुछ नहीं निकला। टीम न्यूज़ नेशन। मोदी सरकार ने बजट के जरिए टैक्स पेयर्स को थोड़ी राहत पहुंचाई है, तो साथ ही साथ काले धन पर नकेल कसने की मुहिम भी तेज होती दिख रही है। बजट से पहले ऑपरेशन क्लीन मनी का ऐलान किया गया और अपनी आय छिपाने वालों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी अब कर ली गई है। टैक्स चोरों की आएगी शामत, खुल सकते हैं 10 साल पुराने मामले। काले धन पर लगाम लगाने में जुटी सरकार ने अब एक नया दांव चल दिया है। जिन लोगों ने पिछले 10 साल में टैक्स भरने में किसी तरह की गड़बड़ी की है, अब उनकी भी जांच की जा सकती है। पहले कार्रवाई का दायरा महज 6 साल तक ही सिमटा हुआ था। आयकर विभाग की नजर खास तौर पर उन लोगों पर होगी जिनकी अघोषित संपत्ति 50 लाख या उससे ज्यादा है। इतना ही नहीं, अगर विदेश में मौजूद संपत्ति का ब्यौरा छिपाया गया है तो आयकर विभाग ऐसे 16 साल पुराने मामलों की जांच कर सकती है। जाहिर है अब सरकार की नज़र से वो लोग भी नहीं बच पाएंगे जो पिछले 10 सालों से अपनी कमाई छिपाते आ रहे हैं। यह कानून 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, यानी 2007 से लेकर अब तक का बही खाता आयकर विभाग की निगरानी में होगा। इनकम टैक्स असेसमेंट का दायरा बढ़ाने के पीछे सरकार का मकसद साफ तरीके से झलकता है ये कि सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स के दायरे से जुड़े और लोग काले धन से दूर रहें। यानी कि अगर कोई भी टैक्स नहीं जमा करता है तो वो पैसा काला धन माना जाता है और ऐसे टैक्स एवेडर्स को सरकार ने टारगेट किया है और आने वाले समय में ये नियम और भी कड़े किए जा सकते हैं। वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए भी सरकार ने बजट में बड़े कदम उठाए हैं। 3 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर बैन लगाया गया है और ऐसा करने पर 100% जुर्माने का प्रस्ताव है। एक और जहां देश में छिपे काले धन को सामने लाने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है, वहीं बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भागने वालों पर भी नकेल कसने की तैयारी है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई और कर्ज का पैसा वसूलने के लिए सरकार ने बजट में नई नीति बनाने का ऐलान भी किया है। नाम मैं किसी का लेना चाहूँगा कि वास्तव में जो यहाँ से देश छोड़कर भाग जाते हैं, यहाँ पर नुकसान पहुंचाते हैं आर्थिक रूप से, उनके खिलाफ एक कड़े कदम और प्रभावी कार्रवाई का हम लोगों ने फैसला लिया। एक दिन पहले ही सरकार ने ऑपरेशन क्लीन मनी का ऐलान कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। आयकर विभाग की जांच टीम ने ऐसे 18 लाख खातों की जानकारी हासिल की है जिन्होंने नोटबंदी के दौरान संदिग्ध तरीके से पैसे जमा कराए। जाहिर है सरकार के तेवर तल्ख हैं और कदम सख्त, और ऐसे में काला धन वालों की मुश्किल बढ़नी तय लगती है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इस बीच पॉलिटिकल चंदे को लेकर भी आम बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि अब पॉलिटिकल पार्टियां एक व्यक्ति से 2000 से ज्यादा कैश नहीं ले पाएंगी। पहले ये लिमिट 20,000 थी। The maximum amount of cash donation that a political party can receive will be 2,000 from any one source. बजट में वित्त मंत्री के इस बड़े ऐलान को काले धन के खिलाफ करारा वार माना जा रहा है। अरुण जेटली ने आम बजट में पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री जेटली ने साफ कर दिया है कि राजनीतिक पार्टियां 2000 से ज्यादा की रकम नकद चंदे के तौर पर नहीं ले सकती, जबकि पहले कैश फंडिंग की ये लिमिट 20,000 रुपए की थी। मतलब साफ है कि 2000 से अधिक चंदा देना हो तो ऑनलाइन पेमेंट करना होगा या फिर इसे चेक के जरिए ही दिया जा सकेगा। दरअसल नकदी में चंदे की हिमायत ये कहकर की जा रही थी
कि इससे चंदा देने वालों की पहचान छिपी रहती है। पहचान जाहिर न हो, इसके लिए अब पॉलिटिकल फंडिंग करने वालों के लिए बॉन्ड जारी किए जाएंगे। RBI एक्ट में सुधार किया जाएगा ताकि चंदा देने वाले किसी अधिकृत बैंक से ही बॉन्ड खरीद सके। सभी राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स एक्ट के तहत समय पर रिटर्न भरना होगा। This reform will bring greater transparency and accountability in the political funding while preventing future generation of black money. बहरहाल पॉलिटिकल फंडिंग पर लिए गए इस बड़े फैसले को तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने चश्मे से देख रही हैं। यूपी के इलेक्शन में इनके हर पर आदमी 2000 रुपया चेक में दिया है या डिजिटल विड्रॉल करके दान दिया है। इलेक्शन कैसे लड़ रही है ये सरकार यूपी में और अलग इलाकों में, पहले वो समझाए। लोगों की जरूरत है चुनाव लड़ने के लिए, तो 2000 या 20,000 के बाद जो काला धन आएगा, इनडायरेक्ट वे में जो पैसा आएगा, बगैर अनअकाउंटेड मनी आएगा, उसको कैसे रोक देंगे? फंडिंग में भी अच्छा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी आई है, इसमें नंबर 2 का पैसा देने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद मुझे लगता है कि जो नंबर 2 के व्यवहार है वो भी बंद हो जाएगी, इससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि राजनीतिक दलों की आय को लेकर हाल ही में ADR की रिपोर्ट आई थी, जिसमें सियासी पार्टियों की कुल घोषित आय 11,367.34 करोड़ बताई गई थी। इसमें से 7,832.98 करोड़ रुपए की आय का जरिया अघोषित था। ये 20-20 हजार रुपए से कम के चंदे बताए गए थे, जिनका रिकॉर्ड रखना जरूरी नहीं था। लेकिन अब पार्टियों को 2,000 रुपए से ज्यादा के मिले हर चंदे का हिसाब रखना होगा। माना जा रहा है कि पॉलिटिकल फंडिंग की पारदर्शिता काले धन पर काबू पाने के लिए जरूरी है। काले धन के खिलाफ जंग लड़ने का दावा करने वाली सरकार ने इसी के चलते नगद चंदे की लिमिट में जबरदस्त कटौती कर दी है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस बार के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मनरेगा के लिए फंड बढ़ाया है, तो वहीं गांव में निवेश बढ़ाने का भी ऐलान किया है। मानो सरकार ये कह रही है कि चलो गांव की ओर। तो आइए आपको बताते हैं कि किसानों के लिए, ग्राम क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री के पिटारे से आज बजट में क्या कुछ निकला। नोटबंदी के बाद सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को कृषि क्षेत्र ने बड़ा सहारा दिया है। आर्थिक सर्वे में ये बात साफ हो चुकी है कि कृषि क्षेत्र की ग्रोथ ही तरक्की की रफ्तार को बचाए रख सकता है, और इसीलिए सरकार का जोर भी किसान और गांव की ओर साफ नजर आता है। बजट में वित्त मंत्री ने मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ का ऐलान किया है। मनरेगा के तहत 5 लाख और तालाब बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत साल 2016-17 में रोजाना 133 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया, जिसे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार इस बजट को कृषि प्रधान बता रही है, लेकिन विपक्ष को सरकार से कई ऐतराज हैं। किसान रो रहा है, किसान को कर्जा माफ करने की जरूरत है। बड़े बड़े भाषण दिए, किसानों की सरकार कुछ नहीं किया। तो ये बेसिक फंडामेंटल इश्यूज हैं, उस पे कोई गहरी चीज नहीं बोली। मुझे लगता है कि किसान सबसे अधिक संतुष्ट रहेगा और उसके हिसाब से काम होगा आगे, और ये आने वाले समय में आपको बताएंगे। किसानों के लिए बजट में 10 लाख करोड़ के क्रेडिट का प्रावधान किया गया है। किसानों का 60 दिन का ब्याज माफ होगा। 40% किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्रेडिट मिलेगा। फसल बीमा योजना में कवरेज को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में मिनी लैब्स बनाने का प्रावधान किया गया है, ताकि किसान वहां जाकर अपनी खेती की जमीन की मिट्टी का टेस्ट करा सके। जाहिर है, सरकार बजट के जरिए गांव, गरीब और किसानों को राहत देने का भरोसा दे रही है, लेकिन मुश्किल ये है कि हिंदुस्तान में खेती अब भी घाटे का सौदा बना हुआ है। मॉनसून की मार सिर्फ फसल पर ही नहीं पड़ती, बल्कि किसानों की पेट पर पड़ती है, और अगर कुदरत मेहरबान हो भी जाए तो अच्छी फसल भी किसानों के लिए मुनाफा कम और नुकसान ज्यादा लाती है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इस बीच पीएम मोदी देश के विकास में युवाओं से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील करते रहे। देश के आम बजट में भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ये सोच देखने को मिली, और जब वित्त मंत्री ने आज सदन के पटल पर बजट पेश किया तो युवाओं के लिए कई खास योजनाओं का ऐलान किया गया, जिससे नए रोजगार के द्वार भी खुलेंगे और विकास को भी नए आयाम मिलेंगे। साथ ही बीमार स्टार्टअप को भी मदद मिलेगी। मोदी सरकार के बजट से युवाओं को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। सरकार भी युवाओं को ही तरजीह देती है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के इस बजट से युवाओं को क्या मिला। बजट को जिन 10 हिस्सों में बांटा गया है
उनमें तीसरा हिस्सा युवाओं पर केंद्रित है। बजट में सरकार ने युवाओं में ऊर्जा भरने की कोशिश की है ताकि विकास और रोजगार के मौकों का सही इस्तेमाल किया जा सके। Skill India mission launched in July 2015 to maximize the potential of our youth. The Pradhan Mantri Kaushal Kendras have already been promoted in more than 60 districts. We now propose to extend these Kendras to more than 600 districts across the country. 100 India International Skill Centers will be established across the country. शिक्षा के क्षेत्र में 1,30,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है। विज्ञान की शिक्षा पर सरकार जोर देगी। 350 ऑनलाइन कोर्स के लिए स्वयं नाम का डिजिटल चैनल भी लॉन्च किया जाएगा। 4,000 करोड़ रुपए की संकल्प योजना की शुरुआत की जाएगी। IIT जैसी परीक्षाओं और नेट के लिए नई बॉडी का गठन होगा। 2017-18 के स्किल अवेयरनेस प्रोग्राम पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3.5 करोड़ यूथ्स को मार्केट बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। जाहिर है सरकार युवाओं पर ज्यादा फोकस कर उन्हें रोजगार देना चाहती है ताकि वो अपने वादों पर खरी उतर सके। इसके लिए बजट में वोकेशनल ट्रेनिंग को भी बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया गया है। A special scheme for creating employment in the textile sector has already been launched. A similar scheme will be implemented for the leather and the footwear sector. सरकार ने रोजगार बढ़ाने और युवाओं में ऊर्जा भरने के दावे जरूर किए हैं, लेकिन ये राह बड़ी मुश्किल नजर आती है क्योंकि देश में सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद बेरोजगारी के आंकड़े काफी चिंताजनक हैं और सबका साथ सबका विकास का नारा तब तक साकार नहीं हो सकता जब तक हर हाथ को काम ना मिले। टीम न्यूज़ नेशन।